नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंद्र शुक्ल। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकल रही है, उसमें आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब भी उसमें शामिल हुए हैं। उसको लेकर के बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्टालिन सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। तो बिहार की पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा जा रहा है और मुद्दों को किस तरह से पार्टियां अपने फेवर में करने की कोशिश करती हैं चुनाव से पहले, वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी आरोप लगा रही हैं वोट चोरी का, वो कह रहे हैं वोट चोरी से चुनाव जीते जा रहे हैं। मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी स्टालिन के बहाने महागठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है कि ये सनातन और हिंदी विरोधी लोग हैं, ये तो बिहार विरोधी लोग हैं। हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, उसके सियासी जो मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में आज वरिष्ठ पत्रकार पीडी सर हैं, शादाब जी हैं और विचित सर हैं। सुमित सर अभी थोड़ी देर में हम सबको ज्वाइन करेंगे। आ गए सुमित सर आगे के चर्चा ही कर रहे थे अभी उनकी। तो शादाब जी, पहला सवाल आपको है कि हमने पहले हिंदी के मुद्दे पर भी बात की कि कैसे त्रिभाषी फार्मूले पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार की लगातार वो होती रही। अब जब स्टालिन साहब ने ये ज्वाइन किया है वोट अधिकार यात्रा, तो बीजेपी को एक मौका मिल गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि उनके बेटे जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जब उन्होंने सनातन धर्म की तुलना वो डेंगू और उससे कर दी थी और उसके उन्मूलन की बात की थी कि उनका कहना था कि ये बहुत सारी चीज़ें के लिए जिम्मेदार है। तो हालांकि कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उस बयान से खुद को अलग करने की। अब चूंकि उनके पिता स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं वो आए हैं, तो बीजेपी को एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है उस बहाने कि इनको सनातन विरोधी बताने का। आपको क्या लग रहा है, बिहार की ज़मीन पे कौन सा नारा काम करेगा? वोट चोरी वाला काम कर रहा है या ये सनातन विरोधी और इस तरह के जो मुद्दे बीजेपी ला रही है वो काम करने वाला है? देखिए, स्टालिन क्यों आए हैं पहले इसको भी समझना होगा, क्योंकि देखिए ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, तो उसमें उन्होंने जितने भी एलाइज हैं यूपीए के, उन सबको बुलाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टालिन को ही बुलाया है। उसमें अखिलेश यादव हैं या जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी लोग आए हैं और वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा यूपीए एक है। देखिए, ये सही है कि स्टालिन के वहाँ ज़मीन पर उतरने से कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट तो कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएमके का या स्टालिन को कितने लोग पहचानते हैं। उनके भाषण में वो हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं उस तरीके से, तो उनके भाषण का क्या असर होगा? तमिल में बोल रहे तो उसका अनुवाद हो रहा था। तो उसका देखिए, अगर आप राजनीतिक लाभ की बात करें तो उसका एक कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा कम से कम हिंदी भाषी स्टेट में स्टालिन को बुलाने से कोई भी कह सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फायदा उसका नहीं मिलेगा। बहाने जो बीजेपी टारगेट कर रही है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मैंने आपसे बोला ना कि एक कांग्रेस एक सिंबल दिखा रही है कि देखिए हमारे यूपीए लाइज हैं। आप अखिलेश यादव को भी देखेंगे कि अखिलेश यादव से लेके प्रियंका गांधी वहाँ घूम ही रही थी, सारे लोग जाएंगे। देखिए, जो भाजपा का विरोध है, देखिए ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी डीएमके के सपोर्ट से भाजपा ने सरकार भी चलाई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो डीएमके उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी थे और एआईडीएमके भी उनके साथ था। दोनों ही दल उनके साथ थे और हालांकि बाद में डीएमके ने विड्रॉल किया था। तो ऐसा नहीं है कि डीएमके कोई अछूत है भारत की राजनीति में। मनमोहन सिंह से पहले वो वाजपेयी साहब को समर्थन देते रहे। उनके तो मंत्री भी लोग थे, टीआर बालू और एक और मिनिस्टर थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, वो तो मंत्री रहे वाजपेयी जी की कैबिनेट में। तो ऐसा नहीं है कि कोई डीएमके की तो यही पॉलिसी हमेशा से रही है। भाई, डीएमके का जो ये जो द्रविड़ मूवमेंट है, ये कोई आज का थोड़ी है। ये तो जब इस पार्टी का जन्म हुआ तब से ही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो डीएमके का से उनका विरोध बढ़ गया। एक स्टालिन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई, जो वाजपेयी की जो पर्सनालिटी थी, हम उस वजह से साथ में थे और अब इनके साथ हम नहीं आ सकते, जो मौजूदा भाजपा है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री ने एक बार कोशिश की थी कि डीएमके और एआईडीएमके को वो एक साथ ले आए, जैसे वाजपेयी जी ने गठबंधन बनाया था। तो कि साउथ में भी हम ऐसा गठबंधन बनाए, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो पाया इस सरकार में। स्टालिन ने हमेशा उनसे, दोनों में से एक का ही साथ हो सकता है, दोनों का साथ आपको नहीं। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी एक का भी साथ हमें मिल जाए। उन्होंने बाकायदा नाम कि वाजपेयी जी की तरह गठबंधन वो बनाना चाहते थे। तो सवाल यही है कि भाई देखिए, भाजपा भी डीएमके के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है, नंबर 1। देखिए, नंबर 2 ये बात है कि उन्होंने जो बयान दिया था, देखिए उस टाइम आपको याद होगा कि उनके बयान से कांग्रेस ने भी डिस्टेंस किया था और बाकी पार्टीज़ ने भी डिस्टेंस किया था, क्योंकि देखिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स में तो बैकफायर कर जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक है कि आपको
किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको थोड़ा सा धर्म जाति से बच के राजनीति करना चाहिए। लेकिन अब उनकी पॉलिटिक्स ही यही है साउथ की। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से बुलाया है, तो उन्होंने सबको बुलाया है। दूसरी बात यह है कि वोट चोरी के मुद्दे पे भी मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा है, आज भी राहुल गांधी का भाषण बहुत एग्रेसिव है। वो बड़ा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से सरकार से उनकी साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा इसको बनाना चाहते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से, या आप कहें कि जो तेजस्वी यादव की तरफ से एक इशू बिहार के चुनाव में बन गया है। अब एनडीए इसकी काट में क्या लाता है, जैसे नीतीश कुमार ने इधर तमाम फैसले किए, आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में वो फैसला ही कर रहे हैं कि स्टेट के लिए। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। लेकिन ये जो भाजपा का जो विरोध है इसको लेकर, स्टालिन को लेकर, तो जो भी थोड़ी बहुत राजनीति जानता होगा वो ज़रूर समझेगा कि भाजपा ने भी गठबंधन उनसे किया था। बिल्कुल सर, ये जैसे शादाब जी ने बताया कि भाई बीजेपी के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं डीएमके पार्टी, ठीक है। तो डीएमके की जो विचारधारा है वो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को पता नहीं है, लेकिन ठीक है, राजनीति में तो होता ही है ये। आज मैंने देखा कि राहुल गांधी अपने भाषण में पेरियार साहब का भी नाम ले रहे थे। तो ठीक है, जैसा इन्होंने कहा कि अलग अलग नेताओं को, जो इंडिया अलायंस के दल के जो नेता, उनको बुला करके वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं। लेकिन लगे हाथ आप बीजेपी को मौका भी दे रहे हैं। ज़मीन पर क्या काम करने वाला है? देखिए, हिंदू धर्म में कई कुरीतियाँ भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म की एक बहुत विशालता भी है। इसमें तो हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर अगर ईश्वर को मानने वाले हैं तो ईश्वर को नहीं मानने वाले चारवाक भी हैं। अगर हिंदू धर्म को सबसे पहले किसी ने बड़ी चुनौती दी, या जिस सनातन की बात हो रही है, तो वो गौतम बुद्ध थे। उन्होंने तो एक नया बौद्ध धर्म ही चला दिया, लेकिन उस बुद्ध को भी दशावतार में शामिल कर लिया गया, और ये कह के शामिल किया गया कि निंदस वेद विदेह श्रुति जातम सदै हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जो दशावतार है उसमें 9वां अवतार बुद्ध है, 7वां भगवान राम है, 8वां कृष्ण है, 9वां बुद्ध है। तो बुद्ध के बारे में कहा गया है कि जो वेद की निंदा करता है, तो वेद की निंदा करने वाला भी अगर ईश्वर का अवतार इसी धर्म ने, हम नहीं कह रहे हैं या कोई दूसरा नहीं कह रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जितना इसका कोई वोट पे आधार पर प्रभाव पड़ने वाला है, उसके कारण इंडिया ब्लॉक का वोट खराब होने वाला है, या लोग छुई मुई हो जाएंगे कि अरे अरे इसने तो सनातन के बारे में कहा था। ये एक बात हुई। दूसरी बात कि उन्होंने बहुत सही बात कही। कि आप कह रहे हैं बस ये कैफे की चर्चा का टॉपिक है, जमीन पे इसका वो नहीं है। नहीं, दूसरी बात है इसका कि जो नहीं, तो अभी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। दूसरी बात है जो शादाब जी ने कहा कि भाई उनके साथ सरकार में रहे हैं, कल आ भी सकते हैं, आ जाएंगे तब क्या होगा। बोलने वाले तो बहुत कुछ, क्या चंद्रबाबू नायडू ने इनके बारे में, बीजेपी के बारे में हमेशा उनके मुंह से फूल ही झड़े हैं, उन्होंने भी बोला है। अरे भाई, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बोला है। तो 2013 में छोड़ के गए बीजेपी। जब राजनीति में और खासकर सत्ता की राजनीति में अपनी अपनी सुविधाएं देखी जाती हैं, उस हिसाब से चूंकि स्टालिन आए हैं, स्टालिन का प्रभाव वोट पर पड़ने का सिर्फ बिहार चुनाव नहीं है। आपको तो चुनाव दर चुनाव लड़ने हैं ना, तो आप कैसे ये चुनाव अगर मान लीजिए एक बिहार का नहीं, बिहार के आगे आप कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, इसके बारे में जब सोचेंगे तो स्टालिन का आना ये बताता है इससे विपक्ष को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जो विपक्ष पिछले 5-6 महीना पहले बिखर गया लगता था, इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व लगता था खत्म हो जाएगा या हो ही गया है, सब लोग ये बोल रहे थे कि भाई चुनाव तक का गठबंधन था, चुनाव खत्म, इंडिया ब्लॉक खत्म। लेकिन एक तो उपराष्ट्रपति चुनाव के कारण, दूसरा बिहार चुनाव में खासकर SIR को लेकर के जिस तरह विपक्ष लामबंद हो रहा है, उससे एक उनकी एकता को संजीवनी मिली है। उनको लगता है कि नहीं, हम फिर से एकबद्ध हो सकते हैं। ऐसे में इनको अगर ये इस तरह से चलता रहा
तो आज बिहार का चुनाव है, कल उत्तर प्रदेश का होगा, परसों दक्षिण भारत के राज्यों का होगा, बंगाल का होना है। तो ऐसे राज्य दर राज्य चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये इनको एक फ़ायदा हो सकता है विपक्ष को। दूसरी बात कि मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस का या कांग्रेस प्लस आरजेडी का बिहार में क्या प्लान है, लेकिन मैं एक घटना से अगर इसको जोड़ता हूँ तो जब लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू की, विरोध की यात्रा, जनता दल में रहते हुए ही 1992-93 में, तो उन्होंने एक बड़ी मायने की राजनीति शुरू की थी। वो चूंकि पार्टी के अंदर थे तो बच बचा के बोलना पड़ रहा था। कई बार आदमी को बच बचा के बोलना पड़ता है। तो उस समय उन्होंने, जब लालू यादव ने बिहार में पटना में एक भव्य रैली की, उसमें नीतीश को नहीं बुलाया, पोस्टर पर भी उनके नाम वगैरह नहीं लगे। उसके बाद नीतीश कुमार ने पटना में एक कुर्मी रैली हुई थी। पहले नीतीश वहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वहाँ पर देखे कि पब्लिक बहुत आ गई है तब वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उन्होंने ओबीसी वोट को लेकर के एक नया गेम खेला। गेम ये खेला कि ओबीसी का फ़ायदा यादवों को क्यों मिले, सिर्फ वो तो बहुत बड़ी आबादी में है, तो बाकी ओबीसी को क्यों न मिले। तो ओबीसी के अंदर एक अलग तबका की बात की। आपको लग सकता है कि मैं कह रहा हूँ वो संदर्भ थोड़ा दूर जा रहा है, लेकिन ये संदर्भ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने 1994 में जो पॉलिटिक्स की, वो पॉलिटिक्स कल्टिवेट हुआ वोट में 2005 में, 11 साल बाद। तो मुझे नहीं मालूम कि एसआईआर से फ़ायदा इस चुनाव में होगा कि नहीं होगा। ये जो चुनावी ज्योतिषी हैं वो बोल सकते हैं, या जो बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं जो समझते हैं। हालांकि सेफोलॉजिस्ट पिछले दिनों जिस तरह फेल होते रहे, उसमें ये भी शंका है कि वो कुछ सही बता पाएंगे। इतना ज़रूर है कि अगर इसी बहाने विपक्षी एकता और धार होगी तो उनको दूरगामी फायदे इसके हो सकते हैं। पीडी सर, अभी चुनाव से पहले ही जिस तरह से बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रचार अभियान शुरू हुआ है, उसमें पहली लीड तो खैर मैं कहूँगा कि प्रशांत किशोर ने 1 साल पहले से ही अपनी यात्राओं पर बहुत मेहनत की है और उनकी रैलियों में भी, सभाओं में भी भीड़ आ रही है। वोट में कितना कन्वर्ट होगी ये ठीक है, इस पे सवाल है, होगा नहीं होगा। उसके बाद राहुल गांधी के जो बिहार चुनाव में सक्रियता है, वोट अधिकार यात्रा निकालना, मूलतः वो ठीक है कांग्रेस आरजेडी मिल के करें, लेकिन वो इनिशिएटिव कांग्रेस की तरफ से आया है। हालांकि तेजस्वी उनके साथ रहते हैं। और अब हमने देखा कि तेलंगाना के सीएम आए थे, आज तमिलनाडु के सीएम हैं और अखिलेश यादव कल शामिल होने वाले 28, जहाँ तक मुझे याद है। तो जो वोट चोरी का मुद्दा है, उसके बाद बीजेपी भी अब हमलावर है। अब उसको लग रहा है कि हाँ, राहुल की जो रैलियों में और उनकी जो यात्रा है उसमें भीड़ दिख रही है, वो एक सच है। तो बीजेपी भी लगातार हमलावर है और है कि 38 जिलों में उनके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। तो पूरी तरह से उसको, जो उनका कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, आरजेडी भ्रम फैला रही है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। अब स्टालिन के रूप में उनको सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी का उन्होंने एक टैग लगा दिया उनके साथ, और वो एक आज की एक चर्चा उस पर हो रही है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, जो पहली बात आपने कही कि अभी बहुत तेज और आक्रामक चुनाव प्रचार राहुल गांधी का दिख रहा है। असल में मैंने देखा है कि भारत के चुनाव बहुत तात्कालिक स्मृति के साथ चलते और ख़त्म होते हैं। तो कई बार मुझे डर लगता है कि जो चीज़ हम लोग अगस्त में घटित होते देख रहे हैं, सितंबर और अक्टूबर तक उसकी ऊर्जा बनी रहेगी या नहीं। तो एक खतरा तो ये कि बीजेपी जब सितंबर के बाद उतरेगी तो इन सब की काट क्या खोजेगी। ये कहना अभी तो बड़ा मुश्किल है कि चुनाव में क्या होने जा रहा है, लेकिन भारत में हर चुनाव इन दिनों हर दूसरे चुनाव की भी एक पूर्व पीठिका बन जाता है। यानी आप जब बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके दिमाग में यूपी का चुनाव भी है और उसके बाद केंद्र का चुनाव भी है, इतना तो है ही। तो इसलिए बिहार में अभी राहुल गांधी ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के बिखर जाने का जो बार बार हवाला दिया जा रहा था तमाम तरह के उदाहरणों से कि देखो टीएमसी अलग हो गई, देखो ये बोल रहा है, उन्होंने बताया कि चुनाव आएगा तो सब करीब आएंगे, जो इनका पहले से रहा है। पहले से कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए है। तो आज जब वहाँ स्टालिन आए हैं
और ये सच है कि स्टालिन मतलब डीएमके और बीजेपी साथ रहे हैं, लेकिन ना वो डीएमके बची ना वो बीजेपी बची, और कांग्रेस भी वो नहीं बची। तो पूरा इतिहास उलट पलट चुका है। अब नए सिरे से सारे समीकरण बन रहे हैं। तो स्टालिन जो हैं उनकी मौजूदगी बिहार में तो कोई वोट जुटाने में कोई मदद नहीं करेगी, लेकिन बिहार के लोगों को ये ख्याल इस मौजूदगी से आएगा कि देखो राहुल गांधी के साथ लोग हैं, वो अकेला नहीं है, तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, तेलंगाना तो अभी उन्हीं का राज्य है, तमिलनाडु से मुख्यमंत्री आ गए। तो ये सब मिला के कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की एक ताकत का एहसास करा रहे हैं। जहाँ तक सनातन विरोधी होने का प्रचार है, इससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अब राजनीति दो लाइनों में खिंच चुकी है। एक तरफ बीजेपी है जो सनातन की प्रवक्ता बनी हुई है, एक तरफ अखिलेश, राहुल या लालू यादव का समूह है जो सनातन की बात तो करता है, लेकिन सच है कि भारतीय राजनीति में वहाँ वो प्लेयर नंबर 2 ही है। वो अधिकतम अपने आप को अखिलेश साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सनातन विरोधी नहीं है, लेकिन उनका मूल मुद्दा वो नहीं है। कांग्रेस तो सीधे सीधे पेरियार का नाम ले रही है। कांग्रेस सीधे सीधे एक नए तरह के प्रगतिशील मूल्यों वाली राजनीति की करने की कोशिश करती दिखाई पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे मुझे लगता है कि असली बात यह है कि इंडिया गठबंधन की एकता को इन्होंने प्रदर्शित किया है। उसका एक अवसर सितंबर में उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान आएगा, और अगर इस मोमेंटम को कायम रख सके। अच्छा, इत्तेफाक से नीतीश इधर कई सवालों से घिरे हैं। उनकी अपनी स्मृति, उनके अपने परफॉर्मेंस का सवाल तो है ही। ये भी डर लगता है सबको कि कहीं बीजेपी कोई भीतरघात न कर दे, कि अगर मुख्यमंत्री इसी को बनाना है तो हम कितनी ताकत लगाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन ताकत लगाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर नीतीश न आए तो तेजस्वी चले आएंगे। तो इस तरह की दुविधा जिसको कैच 22 बोलते हैं वो उसके सामने है। ऐसी स्थिति में लेकिन एक बिखरा हुआ युद्ध, एक नायक विहीन युद्ध लड़ने को बीजेपी भी मजबूर है। कांग्रेस इधर भले तेजस्वी का नाम न ले रही हो मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन सबको मालूम है ये अनकहा सच कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत आएगा तो तेजस्वी के अलावा कोई दूसरा चेहरा उनके पास नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। तो एक घोषित मुख्यमंत्री पद का दावेदार है जो भी मुख्यमंत्री है, उसको लेके संशय ज़्यादा है, और एक अघोषित दावेदार है जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है लेकिन उसकी दावेदारी पक्की है। ये भी राजनीति का थोड़ा अजीब खेल है। देखते हैं कि क्या होता है आगे। सुमित सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगे, या तो एफिडेविट पेश करें या तो माफ़ी मांगे। वो 7 दिन तो खैर पूरे हो गए, 17 तारीख को दी थी। मैं देख रहा था आज भी जो मुजफ्फरपुर में रैली हो रही थी, तो राहुल गांधी उसी आक्रामक अंदाज में चुनाव आयोग को बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे थे। वही महादेवपुरा विधानसभा का एग्जाम्पल दे रहे थे, वही समझा रहे थे कैसे कैसे वोट चोरी हुई है, 1 लाख वोट उन्होंने फर्जी किए और बीजेपी उस असेंबली में 1 लाख वोट से लीड ली, इसलिए हम लोग हार गए। तो कुल मिला के वो उसी आक्रामक जबान में वो बात कर रहे हैं। और इस यात्रा में एक समर्थन भी दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस तेजस्वी से अलग हट के करती तो उसको रिवाइवल, एक इंडिपेंडेंट पार्टी की इमेज भी बना सकती थी बिहार में। वो खैर एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी भी उसने प्रवक्ताओं की फौज उतार दी है, और उनको स्टालिन साहब के नाम पे एक सनातन विरोधी, हिंदी विरोधी, वो पूरा एक आज लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस पूरे विवाद को, और वोट चोरी का मुद्दा क्या वोट में भी तब्दील होगा? ठीक है, आपने हेडलाइन बना ली, और देखिए जहां आरजेडी और कांग्रेस साथ में है, प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी है, तो भीड़ मुझे लगता है कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भीड़ तो पिछली बार भी तेजस्वी की रैलियों में हमेशा भीड़ आती है, तो भीड़ तो होगी ही। वो उतना तो उनका जनमत है ही, और पिछली बार तो बहुत ही क्लोज फाइट से 11,000 वोट का अंतर था। तो ये पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? इस पूरे उसको आपने पूरी कहानी खींच दी, लंबी चौड़ी, 4, 5, 6 सवाल हो गए। मैं खुद कंफ्यूज कर गया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो जो सोच के आया था वहीं से शुरू करूँ, वहीं से शुरू करिए। क्योंकि वो आपने जो कहा उसमें कंफ्यूज कर गया। 2-3 चीज़ें बोलना चाहता हूँ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का वहाँ होना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का वहाँ जाना, कर्नाटक के महादेवपुरा का बात करना,
तो बिहार के चुनावों में दक्षिण भारत के 3 राज्यों के मुद्दे या चेहरे छाए हुए हैं। इसको ध्यान में रखिए कि 65 लाख वोट कट गया है, ठीक है ना, चुनाव आयोग ने ऑफिशियल दिखा। इसको भी ध्यान में रखिए कि इन तीनों राज्यों में करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तमिलनाडु में करीब 3 से 3.5 लाख बिहारी वर्कर काम करता है। वर्कर मतलब जो लेबर के तौर पे काम करता है, अलग अलग सेक्टर में, फैक्ट्रियों में मजदूरी के तौर पे। तेलंगाना में आंकड़ा अवेलेबल नहीं, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो अगर 3 लाख नहीं होगा तो 1 लाख होगा, 50,000 होगा। कर्नाटक में भी ये स्थिति होगी। तो अगर 4-5 लाख वोटर इन 3 राज्यों में बिहार का है और वहाँ का मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया एक पर्टिकुलर राज्य की और उसको आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी तो होगा ना कि जिन लोगों ने वहाँ नौकरी की है, इनकी पुश्तें वहाँ शिफ्ट हो गई हैं, जो पिछले 20 सालों से तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, जो पिछले 20 सालों से कर्नाटक में रहकर अपना परिवार पाल रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं है, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। उस परिस्थिति में अगर यूपीए या इंडिया महागठबंधन वहाँ के मुख्यमंत्रियों को लाकर गैर हिंदी भाषा में रैलियों में सम्मिलित कर रहा है, तो वो संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जो विकसित राज्य हैं, जो आपके घर परिवार के लोग वहाँ काम करते हैं, उनको इन जैसे राज्यों के लोगों ने काम दे रखा है। आपके बच्चे भी पढ़ने वहीं जा रहे हैं, आपके बच्चे भी वहीं नौकरी ढूंढेंगे। तो उस एक वो डायनामिक्स भी है। ये कह देना कि बीजेपी ने सनातन का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने घेरा स्टालिन को, बीजेपी ने रेवंत रेड्डी को घेरा, बिल्कुल ठीक बात है। पर तो बीजेपी क्या कर रही है, अपने ही वोट बैंक को, जो उनको वोट करेगा वो सनातनी उन्हीं को ही वोट करेगा, उसको मजबूत कर रही है, इतना ही कर रही है। पर ये जो कर रहे हैं, ये उसके बावजूद भी रिस्क ले रहे हैं कि भाई, क्योंकि अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 65 लाख अगर वोटर कटा है, तो 65 लाख में आशंका ये है ना कि मैक्सिमम वोटर विपक्ष का आदमी कटा है। यही आशंका है मीडिया में कि हालांकि अब कहने की बात है कि दोनों तरफ इकट्ठे होंगे, पर बार बार तेजस्वी का, राहुल का विरोध करने का मतलब ही यही है। तो अगर जो लोग वहाँ हैं और वो छुट्टियाँ होंगी दिवाली की, छठ की, वो लोग लौट के आएंगे वोट करने के लिए। चुनाव आयोग ने कहा कि 99% लोगों ने अपने फॉर्म्स भर दिए हैं, जिनके अगर नाम नहीं कटे, तो वो किसको वोट करेंगे? जिसको वहाँ उद्योग पे नौकरी मिली हुई है उद्योगपति के घर में, क्या वो यहाँ घर आके किसी और को वोट करेंगे, या वो इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे? ये उस वोटर को एड्रेस करने की कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। कितना सही होगा, कितना गलत होगा नहीं पता, पर स्टालिन को लाना, उनसे तमिल भाषी आदमी का ट्रांसलेटर के साथ रैली करवाना एक मैसेज है कि आपके बच्चों को भी वहाँ नौकरी इन्होंने दी है, हम ये करेंगे। और दूसरी बात, इसमें मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो बात पीडी सर ने बोली, हमको नहीं भूलना चाहिए, संविधान संशोधन का 130वां संशोधन विधेयक आया है। उसको अगर बीजेपी वाकई में सीरियस है, और अमित शाह जी ने जिस तरीके से कहा परसों एएनआई के इंटरव्यू में, और प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अपनी रैली में, अगर वाकई में सीरियस हैं कि भाई जिसको 30 दिन की सज़ा हो गई वो जेल पे चला जाएगा, उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो जो मुख्यमंत्री, दागी मुख्यमंत्रियों की सूची है जिन पर केसेस चल रहे हैं, उसमें तीसरे नंबर पर नाम चंद्रबाबू नायडू का है। उन पर 19 केसेस आज भी उन्होंने अपने हलफनामे में दिए हैं जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, आपराधिक मुकदमों के मामले हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखी के सहारे एनडीए की सरकार चल रही है, अगर वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए 31वें दिन के लिए, तो क्या टीडीपी साथ देगी बीजेपी का? तो वो बीजेपी जो 303 से 240 पे आई है, वो बहुत बड़ा गैम्बल कर रही है इस पूरे चुनाव में तेजस्वी को, लालू यादव को और कांग्रेस को घेरने के लिए। जैसा कि बड़ा साफ था अमित शाह जी की बातों से कि राहुल गांधी ने वो क्यों फाड़ दिया, ये क्यों कर दिया। इन परिस्थिति में आप सोचिए कि चंद्रबाबू नायडू नाराज होकर कहाँ जाएंगे? सरकार गिराने के लिए आज भी राहुल गांधी कहते हैं कि 30 से 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी लोकसभा चुनावों में जहाँ पर अगर सरकार यहाँ से वहाँ हो जाती, सीटें कम हो जाती, तो सरकार इनकी नहीं बन पाती। तो इसका मतलब विपक्ष कोई स्कीम लेके चल रहा है, विपक्ष के पास कोई प्लान है अपनी एकता को दिखाने का। इसीलिए बिहार के चुनावों में विपक्ष को अपनी एकता दिखानी पड़ रही है, चाहे वो अलग अलग डेट्स पे आ रहे हैं, चाहे ये कहानी आ जाए कि पटना में एक साथ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अलग अलग दिनों पे पहुंच रहे हैं, कोई 26 को आ रहा है, कोई 27 को आ रहा है, कोई 28 को आ रहा है, जो भी है। पर विपक्षी एकता को ये बहुत अच्छा मौका है कंसोलिडेट करने का। अगर चंद्रबाबू नायडू नाराज होते हैं, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, जो बात पीडी सर ने कही कि एक अघोषित चेहरा है, घोषित चेहरा है, जो घोषित चेहरा है, अगर घोषित चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है,
243 की विधानसभा में 150 सीटें आने के बाद भी तो क्या जेडीयू उधर रहेगी? क्या जेडीयू पाला बदलने की सोचेगी? असली राजनीति शुरू होगी इस देश में नवंबर के बाद, 22-23 नवंबर को जब बिहार का चुनाव होगा। मुद्दे को एक अलग ही रंग दे दिया। बड़ा बढ़िया मतलब ये मेरा सोचना है, मैं गलत हो सकता हूँ 100%, हमारा काम ही सोचना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगला जो अब जो संसद का सत्र होगा, अभी जेपीसी बनी नहीं है, जेपीसी पर एकता नहीं हुई है इस संशोधन बिल पर, वो विंटर सत्र होगा शीतकालीन, वो ही नवंबर दिसंबर के महीने में होगा। तब तक बिहार के नतीजे आ चुके होंगे, तब तक स्पष्ट हो गया होगा नीतीश कुमार है कि तेजस्वी है या कोई तीसरा मुख्यमंत्री बन रहा है, और वो देश की राजनीति को बदलेगा, वो देश की भावी राजनीति। और ये जगन मोहन ने तो बयान भी दिया था कि रेवंत रेड्डी जो है चुपचाप कुछ मीटिंग करा रहे हैं। वो मेरे ख्याल से वो सियासी बयान था, उसमें मैं उतनी तवज्जो नहीं देता हूँ। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रहा है कि मतलब बिहार के चुनाव में स्टालिन का आना, रेवंत रेड्डी का आना, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इनका अपना कैंडिडेट खड़ा कर देना, और जिस कैंडिडेट को खड़ा किया अपोजिशन ने उस पर सत्ता पक्ष का ये कहना कि इनकी वजह से नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। तो ये नक्सलवाद एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बंगाल का चुनाव आगे है, ममता बनर्जी के जो आप जिनको आप नक्सली कह रहे हैं, ममता बनर्जी का वो वोटर है। तो ऐसे में ममता बनर्जी जो खुलकर साथ खड़ी हैं आज की डेट में, और वो कह रही हैं कि ये इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट नहीं है, जॉइंट अपोजिशन का कैंडिडेट है जस्टिस रेड्डी के बारे में। तो ये जब छोटी छोटी कहानियां है ना, या इसके अंदर छुपी हुई इन कहानियों को जब आप जोड़ो तो वो संख्या 250 के आसपास आ जाती है, और दोनों पलटे 250 पे दिखाई देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार के चुनाव के नतीजे देश की राजनीति का दशा और दिशा बदलने वाले हैं, ऐसा लगता है मुझे। आई माइट बी 100% रॉन्ग, हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू में कोई दिक्कत ना हो, पर मेरे पास ये स्कोप है कि मैं 2 महीने सोच सकूं। देखिए, उसमें 2 बातें और जो आपसे ही मैं जोड़ के कह रहा हूँ। संविधान संशोधन विधेयक पास कराना आसान काम नहीं है, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो अभी सरकार के पास नहीं है। सरकार को भी पता था, इसलिए उसने उसको जेपीसी में जाने दिया। अब जेपीसी को लेकर विवाद हो रहा है। तो सरकार असल में शायद चाहती थी कि मुद्दा बदले। दूसरा, बिहार में मामला 65 लाख वोटों का नहीं है, बिहार में 7.5 करोड़ वोटों का मुद्दा है। राहुल और उनकी पूरी टीम ये साबित करने में लगी है कि बीजेपी चुनाव आयोग को अपने में शामिल कर चुकी है, बीजेपी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है, बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है। असल में मूल प्लैंक उसका ये है कि एक ऐसी सरकार आप चुन लेंगे जो लोकतंत्र को, वोट देने के अधिकार को आपके छीन लेगी, तो सिर्फ ये 35 लाख जो वोटर गायब हो रहे हैं उनका मसला उसके लिए नहीं है, उसके लिए उन 7.5 करोड़ लोगों का जो वोट देने का अधिकार अभी जिनके पास है, उनको ये समझाने का है कि देखो, ये कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ये तुम्हारे वोट भी छीन सकते हैं, तुम्हारे लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन सकते हैं। यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पे वोट अधिकार रैली तमाम राज्यों में हो रही है, इसको बढ़ाया जा रहा है। शादाब जी, एक चीज़ ये बताइए कि ठीक है, वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, बहुत भीड़ हो रही है, लेकिन अगर आप आंकड़ों में देखें, पिछली बार तो बहुत ही क्लोज फाइट थी, लेकिन क्लोज फाइट की एक वजह थी, एलजेपी अलग लड़ रही थी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वो अलग लड़ रही थी। अब उन दोनों के वोट अगर आप एनडीए में जोड़ देंगे तो उस आधार पे लोग कह रहे हैं कि भाई एनडीए तो अब बहुत भारी हो गई है, अब आरजेडी और कांग्रेस और जो दूसरे घटक दल है उनके लिए मामला अब आसान नहीं रह गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम उस जो रिजर्वेशन की सीलिंग है 50% उसको हटा देंगे जब सत्ता में आएंगे, और पेरियार साहब का नाम ले रहे थे। तमिलनाडु में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये सीलिंग ऑलरेडी टूटी हुई, वहाँ 69% रिजर्वेशन है। क्या ये सब नारे वोट चोरी का, आरक्षण का, कास्ट सेंसस का ये काम कर पाएगा, जो कि संख्या कागज पे अब एनडीए बहुत मजबूत दिख रही है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान ये एनडीए के साथ आ गए। हालांकि देखिए, चिराग पासवान तो लगातार सरकार के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो केंद्र में भी मंत्री हैं। तो पिछली बार जो किया था उन्होंने, इस बार करेंगे, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। वो उनके जो भी बयानात आ रहे हैं वो सिर्फ अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया प्लेयर भी उभरा है, इसको भी देखना होगा, प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर, जैसा कि आपने भी कहा कि 1 साल से अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, अब वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे ये भी अभी से इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। ये भी एक शोध का विषय है, क्योंकि प्रशांत किशोर क्या एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे या यूपीए को नुकसान पहुंचाएंगे या दोनों को डेंट करेंगे,
तो इनकी भरपाई जो आपने कहा ना कि अगर ये एनडीए के साथ जुड़ते हैं यूपीए को नुकसान होता है, तो ये इतना आसान गणित नहीं है कि ये आ गए तो इधर नुकसान हो गया। आप प्रशांत किशोर को भी तो आप देखिए कि दूसरी बात ये कि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, देखिए जो लालू यादव ने एक समीकरण बनाया था माई का, जिसमें यादव और मुस्लिम मूलतः उनकी राजनीति और उनकी पार्टी इसी को आधार बनाकर रही थी। और आपको याद होगा कि लालू यादव उस समय कहते थे कि जो है जिन निकलेगा, जो वोटर बॉक्स है उससे जिन निकलेगा और हम अगले 20 साल 25 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जो कोर्ट की एक टिप्पणी आई जंगल राज की, जो उनके ऊपर चस्पा हुआ कानून व्यवस्था का मामला, उसने बहुत डेंट किया और जिससे आज तक तेजस्वी यादव को जूझना पड़ रहा है। तो देखिए आज भी अगर आप एनडीए का मुद्दा पूछेंगे तो उनका विकास का तो एक मुद्दा होता है। विकास का मुद्दा, ये सभी लोग जानते हैं कि विकास का मुद्दा काम नहीं करता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति विकास पे चुनाव लड़कर जीतना मुश्किल हो जाता है। सभी राजनीतिक दलों को जाती है। इसको क्लियर कट ये कहना भी सही नहीं है कि काम नहीं करता। अगर देखिए 2010 में एनडीए को जो 200 से ज़्यादा सीटें आई, तो 2005 से 10 के बीच के जो कार्यकाल था उसका भी तो रोल रहा होगा ना। क्या सब सिर्फ कास्ट इक्वेशंस पे आए? तो उसमें उनके कार्यकाल के नाम पे भी तो वो हुआ नहीं। जो मैंने वही कहा ना कि जो 2020 में बीजेपी जेडीयू साथ होने के बाद भी बहुत कांटे की टक्कर हुई, तो कुछ तो कमियां रही होंगी। जनता की एक्सपेक्टेशन आप नहीं होंगे, सिर्फ सीधा कास्ट इक्वेशन पे इधर उधर हो जाता है। देखिए नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा ना, तो आप उससे देखिए बिल्कुल कभी वो भाजपा के साथ लड़े, फिर इधर आ गए, फिर लालू यादव के साथ हो गए, फिर तो देखिए बिहार को नीतीश कुमार का जो फैक्टर रहा है बिहार में, मिस्टर क्लीन की उनकी छवि रही, विकास पुरुष की एक छवि रही, वो ठीक है कि उन्होंने फर्स्ट टेन्योर में काफ़ी सड़कों में सुधार किया, कानून व्यवस्था को ठीक किया। उन्होंने कहा जाता था कि भाई कि आप शाम के वक्त जो है लोगों का निकलना मुश्किल है, वजह इस तरह की बातें होती रही कि भाई लालू यादव के उसमें वो रहा। अब देखिए आज भी तो एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है ना कि भाई वो यही कहते हैं ना कि लालू यादव का राज वापस आ जाएगा। उनका तो ये मुद्दा है ना कि लालू यादव का राज। तो लालू यादव का राज क्या था? तो लालू यादव ने जो सामाजिक चेतना जगाई, एक जो कमज़ोर वर्ग में जो ऊर्जा भरी, उनको अपने वोट का, अपनी ताकत का एहसास दिलाया, एक उनके में उपलब्धि ये भी तो है, लेकिन लोग उसको भूल जाते हैं। आज सिर्फ उनके ऊपर एक चीज़ चस्पा कर दी जाती है। तभी तो 15 साल राज किए ना। तो अब हम लोग अपने मूल मुद्दे पे आए कि आपने कहा कि भाई इनके साथ आने से क्या यूपीए को नुकसान होगा। देखिए मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है इस तरीके से कैलकुलेट कर पाना। जैसा कि मैंने कहा कि भाई प्रशांत किशोर का भी फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि जैसे ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, जो 65 लाख वोट कटे, देखिए ये भी एक इशू बन गया है बिहार के अंदर। और राहुल गांधी जिस तरीके से हमलावर हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, तो लोगों के मन में देखिए एक इशू क्रिएट हुआ है। तो ये जो एक तेजस्वी यादव के ऊपर या लालू यादव का जो जंगल राज का मुद्दा एक था कि उनके खिलाफ, मुझे लगता है कि जनता का उससे थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हुआ है। राहुल गांधी की आप एक उपलब्धि तो मान सकते हैं कि उन्होंने एक मुद्दा क्रिएट किया है बिहार की राजनीति में। लेकिन देखिए हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि नरेंद्र मोदी भी एक स्टार कैंपेनर हैं। जब वो प्रचार में उतरते हैं तो वो राजनीतिक एजेंडा सेट करते हैं। अभी तक भाजपा या पीएम आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मैदान में नहीं आए हैं, और वो सबसे बड़े कैंपेनर हैं इस देश में अभी मौजूदा राजनीति में। तो अब जैसा पीडी सर ने कहा कि मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि देखिए अगस्त में जो मुद्दा है, इस साल ही प्रधानमंत्री के 6-7 दौरे हो चुके हैं बिहार में। हाँ, लेकिन उस तरीके से नहीं उतरे हैं जिस तरह से राहुल गांधी तो 15 दिन की यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो इधर 6 महीने में 5 बार या 6 बार गए जैसा आप बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मुद्दा चेंज हो सकता है। प्रधानमंत्री अपने मुद्दे हो सकता है लोगों के बीच में ले आए। वो मुद्दे क्या होंगे, भाजपा जिस तरह की पॉलिटिक्स करता है उसको समझना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि देखिए राहुल गांधी के साथ एक इशू और भी है कि राहुल गांधी मुद्दे तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वोट का टाइम आते आते वो मुद्दे डाइल्यूट हो जाते हैं और वोट उन मुद्दों पर नहीं हो पाता है। आप चाहे हरियाणा का इलेक्शन देखिए, महाराष्ट्र का इलेक्शन देखिए, ये पिछले जो तमाम चुनाव में जो कांग्रेस हारी है उसकी सबसे बड़ी कमी यही रही है कि मुद्दे तो उसने उठाए लेकिन उन मुद्दों पर वोट नहीं ले पाई। तो मुझे लगता है कि ये उनके सामने एक चुनौती है। बस एक आखिरी टिप्पणी सुमित सर की लेंगे। सुमित सर, इस बार छोटा सवाल रखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। सवाल स्पेसिफिक रखो। हाँ, आपकी नज़र में बिहार चुनाव अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इस वक्त में हम आज 27 अगस्त 2025 को शाम को 5:30-6 बजे के आसपास बात कर रहे हैं। चुनाव बिल्कुल बराबरी पे है, मेरी नज़र बिल्कुल बराबरी पे है। एनडीए के लिए क्या फ़ायदेमंद है? वोटों का
सो कॉल्ड मतदाता सूची का रिवाइज हो जाना, जो एक बड़ा उनके लिए प्रॉफिटेबल है। दूसरा जो आपने कहा चिराग और उपेंद्र कुशवाहा का साथ आ जाना, ये इस कॉम्बिनेशन को पूरा प्रॉफिटेबल बना रहा है। प्लस सत्ता में रहना कि आपके पास स्कीम्स हैं, आप अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं आपने काम किया, लगातार आप सत्ता में 20 सालों से, तो ये सब चीज़ें उनको प्लस बना रही हैं। लेकिन जो विपक्ष के पास है, अगर उसके आप पॉइंट्स गिनना चाहें तो ये क्यों मैं इनको कह रहा हूँ कि बैलेंस है, जिस तरह की आपने बात कही कि बीते 15 दिनों के ये जो यात्रा निकल रही है, इसमें जो भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें जो यूनिटी दिखाई दे रही है, हर जगह पर आप लेफ्ट के नेताओं को साथ देख रहे हैं। आप कांग्रेस आरजेडी को देखते आए इतने सालों में, इसमें दीपांकर भट्टाचार्य भी लगातार लगे हुए हैं, और लेफ्ट बड़ा साइलेंट वोटर है। और लेफ्ट बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कम से कम 10 से 15 सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव हारता है, हर जीतता है, और कम से कम 10 सीटें और ऐसी हैं जहाँ पर वो असर डालता है। 12 सीट तो माले की अकेली, दो सीपीआई 2 सीपीएम कर लीजिए, 20-25 सीटों ऐसी हैं जहाँ उसकी पकड़ है। और ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव 2 सीट पे 5 सीट पे दाएं से बाएं हो जाते हैं। और ऐसे में जब छोटी छोटी तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हों, और ये एकता अगर दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी की रैली में अगर स्टालिन भी आ जा रहे हैं, राहुल गांधी की सभा में अगर अखिलेश यादव भी आने वाले हैं, तो ये जो एकता दिखाई दे रही है, जो बात पीडी सर ने कही थी, वो लाइन उनकी चुरा रहा हूँ उन्हीं से लेते हुए, कि ये जो मैसेज दिया जा रहा है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो टक्कर ले सकता है, हम सब इसके साथ हैं। तो ये जो मैसेजिंग जा रही है बिहार की, और बिहार का वोटर बड़ा वोकल है, बिहार का वोटर दबंग वोटर है, वोकल वोटर है, वो और इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। वो अपना भला बुरा, कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी अशिक्षित हो, पर वो अपना भला बुरा अच्छा सा समझता है कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। और मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि बिहार का वोटर सिर्फ जाति पे वोट करता है, ये भी गलत भी नहीं मानता, ये भी गलत धारणा मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एकता दिखाई दे रही है, और एकता के अब इसमें मुकेश सहनी जुड़ गए। मुकेश सहनी पिछली बार नहीं थे इनके साथ, पिछली बार वो एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ, तो वो वहाँ से टूट के आए। इनका कोई नहीं टूटा है, उनका कहने को के विधायक टूट गए। हाँ, विधायक टूट गए। इसमें एकमात्र जो कहानी को दिलचस्प बना रहे हैं वो है प्रशांत किशोर। हमको नहीं भूलना चाहिए चुनाव, हम दोनों दलों की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, पी फैक्टर कहता हूँ मैं उनको। प्रशांत फैक्टर है, वो पी फैक्टर है, वो कहाँ क्या पी करेंगे वो देखना पड़ेगा आगे जाके। तो जैसे सर ने कहा कि चुनाव अभी बराबरी पे बना हुआ है, मुकाबला वो है, और शादाब जी कह रहे थे अभी मोदी जी की जो रियल एंट्री है वो अभी देखना बाकी। अभी तो जो वो ज़्यादातर घोषणाओं की बातें सरकारी, उस तरह के दौरे हो रहे हैं, रियल चुनावी जो उनके स्पीचेस होती हैं वो अभी उसको हमें देखना बाकी है। तो आज की चर्चा में इतना ही, कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।